Hello students, welcome back once again to your online video classes. So today is 27th April and we are here to announce the next planning for your standard 11 मैथमेटिक्स. तो आज से बच्चों हम लोग का स्टैंडर्ड 11 का सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे कि हम हर एक चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. पिछला साल हमने कॉपी पेन में किया था, लेकिन इस साल कुछ नया, कुछ अनोखा करने का हम सोचे हैं. इसलिए परसों से स्टार्ट हो गया है 10th और 12th का, और आज से 11th का स्टार्ट होने वाला है. ठीक है ना. तो आज हम जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, दैट इज योर सेट थ्योरी, सीबीएसई. ओके, सीबीएसई में भी है, सीएचएसई में भी है, सब कुछ कोई भी बच्चा देख सकता है. बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो सीएचएसई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको जानना जरूरी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 मैथमेटिक्स, दैट इज सेट थ्योरी एंड दैट्स ऑल. ओके बच्चों, तो आते हैं हम सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट पे. एक्चुअली सेट थ्योरी होता क्या है? तो ये बच्चों एक सेट थ्योरी का ऐसा कॉन्सेप्ट है, पूरा विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और आप लोग पूरा कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा आप लोग को सेट थ्योरी को समझने के लिए. और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, और अगर आप लोग सेट थ्योरी में जा रहे हो तो सेट थ्योरी बहुत सारा रिलेट कर रहा है बहुत सारा चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11 स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स. जैसे मैं बोल दिया कैलकुलस आपका हो गया, आप लोग का रिलेशन फंक्शन एक चैप्टर रहेगा, उसमें आपको सेट थ्योरी यूज करना पड़ेगा. सीक्वेंस सीरीज एक चैप्टर है, वहाँ पे यूज करना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे. तो सेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह पे आप लोग को हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. तो सेट थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर योर स्टैंडर्ड 11 एज वेल एज स्टैंडर्ड 12 मैथमेटिक्स. ओके, दैट्स व्हाई सेट थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. सेट थ्योरी होता क्या है, सेट होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कहाँ पे करते हैं, क्या नोटेशन हम यूज करते हैं, कहाँ पे कौन सा फॉर्म में लिखा जाता है, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या है. तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन में आता है सेट थ्योरी का. सेट का डेफिनेशन में आते हैं. एक्चुअली में अगर हम देखा जाएगा तो अभी तक सेट का वैसा कुछ प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक हमको मिला नहीं है. ठीक है ना. उसको वैसा डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन सेट इज डिफाइंड बाय दिस. तो वैसा कुछ प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारा स्टडीज को रिलेट करने के बाद हमको एक ऐसा स्टेटमेंट मिला जिससे कि हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं. लाइक हम लिखते हैं सेट इज ए कलेक्शन ऑफ collection of well defined objects or elements. That objects are also said as elements also. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारा टर्म आ रहा है जो कि थोड़ा सा नया है हमारे लिए. कलेक्शन, ये कलेक्शन होता क्या है, ये वेल डिफाइंड होता क्या है, फिर ये ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट होता क्या है. ठीक है ना. तो ये सबको मिला के हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं. तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. ओके, तो हम एक कलेक्शन को सेट कब बोलेंगे, जबकि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, वैसा नहीं. वेल डिफाइंड का मतलब यहां पे क्या है, does not vary from person to person. पर्सन टू पर्सन बच्चों वेरी नहीं करना चाहिए. चेंज, ओपिनियन चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब हम एक ऐसा कलेक्शन में लिखूंगा, अभी कुछ एग्जांपल्स में लिखूंगा, और अगर हम पर्सन टू पर्सन पूछेंगे, अगर उसका आंसर हमको सब पर्सन से सेम मिलेगा, सबका ओपिनियन अगर सेम मिला, दैट मीन्स इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. और अगर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो अगर एक कलेक्शन वेल डिफाइंड होता है उसको हम सेट बोलते हैं, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है उसको हम सेट नहीं बोलते. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसमें इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11. ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11. तो इसका जो बच्चों जवाब होगा
वो हम ऑब्वियसली सपोज 30 स्टूडेंट्स आर देयर, तो रोल नंबर 1 से लेके 1 2 3 अप टू 30 रोल नंबर तक जितना भी होगा, राज, शेखर, सौम्या, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ये सब हैं हमारे बच्चे, 30 बच्चे हैं। तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास 11 में तो 30 बच्चे जो हैं, तो अगर मैं यही क्वेश्चन सबको पूछूंगा, एक कोई भी बच्चा को पूछूंगा, तो वो ही बोलेंगे सर 30 बच्चे हैं हमारा, और सब वो आर एस एस ए बी सी डी जो है वो सब बच्चे का कलेक्शन है। लेकिन तो ये टाइप का कलेक्शन को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, जहाँ पे कि ओपिनियन वेरी नहीं करता, वेल डिफाइंड NED, वेल डिफाइंड कलेक्शन। बट अगर मैं वहाँ पे लिखूँ कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन योर क्लास, इन क्लास 11, गुड स्टूडेंट अभी हो गए, तो अकॉर्डिंग टू टीचर्स हम अपना अपना अलग अलग स्टूडेंट गुड हो सकते हैं। मेरे लिए ABC गुड है, और एक सर के लिए CDF गुड है, और एक सर के लिए A और Z गुड है। मतलब नाम, सपोज मैं ऐसे ही रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो ABCDEFG ऐसे कोई स्टूडेंट है, तो मेरे लिए ABC मेरे लिए वो तीनों अच्छे स्टूडेंट है। और कोई सर है यहाँ पे, उनके लिए GEF उनका अच्छे स्टूडेंट है। मान लो वो और एक जन मैडम है, उनके लिए हमारा ZX वो दोनों ही अच्छे स्टूडेंट है, और कोई भी स्टूडेंट नहीं है। और एक टीचर है, उनके लिए तो बस वो Z ही सबसे अच्छा स्टूडेंट है, और क्लास में कोई भी अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम अगर कोई भी टीचर को पूछ रहे हैं, तो सबका ओपिनियन क्या कर रहा है बच्चों, वेरी कर रहा है। किसके लिए, मेरे लिए जैसे वो AB ही अच्छे स्टूडेंट थे, कोई टीचर के लिए CDE अच्छे स्टूडेंट है, ठीक है। कोई बच्चे के लिए, तो कोई टीचर के लिए तो Z ही अच्छे स्टूडेंट है, और कोई भी क्लास में अच्छा नहीं पढ़ता। तो सबका ओपिनियन क्या कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है कि नहीं। तो इस टाइप का कलेक्शन ऑफ नॉट वेल डिफाइंड बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। इस टाइप का कलेक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है, तो ये हो गया नॉट ए सेट, ये सेट नहीं कहलाएगा। बट अगर ये वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स इट इज ए सेट, एंड बिकॉज यहाँ पे ओपिनियन वेरी नहीं कर रहा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट थ्योरी। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन बच्चों। एक ऐसा कलेक्शन जो कि हमेशा सेम ही रहता है, वो कलेक्शन हमेशा सेम रहेगा और सबका ओपिनियन भी सेम रहेगा, तो उसको हम सेट बोलेंगे। और अगर ओपिनियन वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो दैट टाइप ऑफ कलेक्शंस आर नॉट सेट टू बी वेल डिफाइंड, एंड इफ द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट मीन्स इट इज नॉट ए सेट। सिंपल सी बात है। इज दैट क्लियर बच्चों। और एक एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ, यहीं पे ले जाता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो क्या ये बच्चों सेट होगा। वो बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीम, बेस्ट टीम कोई भी टीम हो सकता है, ठीक है। बेस्ट क्रिकेट टीम लिखा देते हैं, लेट दिस बी ए क्रिकेट टीम, लेट दिस बी ए क्रिकेट टीम, बेस्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड, ठीक है। मेरे लिए हमारा इंडिया महान, हमारा इंडिया मेरे लिए बेस्ट क्रिकेट टीम है। और किसी के लिए बोला नहीं, ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया मेरा बेस्ट टीम है। और एक बच्चा बोला नहीं, हमारा तो इंग्लैंड ही जीतेगा, मतलब इंग्लैंड ही है। तो बच्चों अभी पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली वेरी कर रहा है, क्योंकि मेरा इंडिया हो सकता है, कोई बच्चे का इंग्लैंड हो सकता है, कोई बच्चे का साउथ अफ्रीका हो सकता है, कोई बच्चे का चेन्नई सुपर किंग्स हो सकता है, कोई बच्चों का मुंबई इंडियंस हो सकता है, IPL चल रहा है अभी, ठीक है ना। पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली वेरी करेगा, टीम कोई भी कौन सा भी टीम हो सकता है। दैट्स व्हाई इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन इट इज ऑल्सो नॉट व्हाट, नॉट वेल डिफाइंड, not well defined, the collection is not क्या बच्चों well defined, and if the collection is not well defined, then it is not a set, it is not a set, that collection is not a set.
Is that clear? So this is the simplest concept of finding out whether one collection is a set or not. Just check whether the collection is well defined or not. If the collection is well defined, it is a set, and if the collection is not well defined, it is not called as a set. Is that very much clear to everyone? So अगर समझ में आ गया तो pause the video and जो भी लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो. अगर समझ में आ गया तो नहीं लिखने से भी चलेगा, लेकिन आई प्रीफर कि जो जो भी समझाया जा रहा है थोड़ा सा नोट डाउन कर दोगे तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा इसको समझने के लिए. डन बच्चों? तो दैट्स ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट क्या होता है, सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, फिर वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट कहलाएगा, और अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा देन इट इज नॉट कॉल्ड एज ए सेट. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी. अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो टिल देन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जो भी लिखना है उसको लिख सकते हो आप लोग. ओके बच्चों, अभी आते हैं कुछ एग्जांपल्स में, ठीक है ना, जहाँ पे कि हम लोग को डिफाइन करना है इज इट ए सेट और नॉट. अगर सेट है तो क्यों सेट है, और अगर सेट नहीं तो क्यों सेट नहीं है. मतलब जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग को सेट को डिफाइन करने के लिए पहले चेक करना पड़ेगा तो कलेक्शन इज वेल डिफाइंड और नॉट. अगर कलेक्शन इज वेल डिफाइंड देन इट इज ए सेट, एंड इफ द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, दैट मीन्स अगर पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है दैट मीन्स इट इज नॉट ए सेट. तो यहाँ पे पहले 4 एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है. यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ये सेट कहलाएगा क्योंकि A-E-I-O-U यही हमारा 5 वावेल्स होते हैं जिनको कि हमको लिखना पड़ता है. ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट और जो कॉमा दिया है ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट मैं बताऊंगा इसके बाद. तो अभी के लिए ऐसा समझ जाओ कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं सेट का कोई भी एलिमेंट को. तो इट इज अ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड. आप लोग किसी को भी अगर जाके पूछोगे कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, सो द आंसर विल कम A-E-I-O-U ही आएगा. सबका ओपिनियन डिफर नहीं करेगा. दैट्स व्हाई द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज अ सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर, चलता रहेगा 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चलता रहेगा. तो इवन नेचुरल नंबर ऑब्वियसली इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन. ठीक है ना, तो वो चलता रहेगा तो ऑब्वियसली सबका आंसर सेम ही मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ सेट बिकॉज द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि सबका ओपिनियन डिफर नहीं करेगा, सबका सेम ही रहेगा. अभी थर्ड वाला में आता है कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन ओडिशा. तो क्या बच्चों ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन ओडिशा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा? नॉट ए सेट. क्यों बताओ? क्योंकि द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. व्हाई द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड? क्योंकि ब्यूटीफुल लगा दिया. तो ब्यूटीफुल फ्लावर मेरे लिए रोज हो सकता है और किसी के लिए लोटस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अलग अलग फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर है, मेरे लिए कुछ हो सकता है, बाकियों के लिए और कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर हो सकते हैं. तो इसलिए कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, मतलब पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए सेट. फोर्थ वन, कलेक्शन ऑफ बेस्ट मोबाइल फोन इन इंडिया. इज इट ए सेट? ऑब्वियसली नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट मोबाइल फ़ोन इज मेरा फ़ोन. ऑब्वियसली मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है. मैं रियलमी यूज़ करता हूँ तो मेरे लिए रियलमी बेस्ट है. कोई बच्चा MI यूज़ करता है तो उसके लिए MI बेस्ट है. कोई सैमसंग यूज़ करता है उसके लिए सैमसंग बेस्ट है. कोई वन प्लस यूज़ करता है उसके लिए वन प्लस है. तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन ये सारा कलेक्शन डिफर करेगा ही करेगा, ओपिनियन डिफर करेगा ही करेगा. दैट्स व्हाई द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड सिंस द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड इट इज नॉट कॉल्ड एज ए सेट. सिंपल सा बात. तो बच्चों अभी आप लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हो कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो रहा है दे आर कॉल्ड एज ए सेट, एंड जो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है दे आर नॉट कॉल्ड एज ए सेट. सिंपल सा बात. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर सेट. अभी आते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट. सो जितना समझे थोड़ा सा पॉज कर दो वीडियो को और लिख लो, बहुत ही काम में आएगा ये सब. ठीक है, अभी आते हैं हम देखिए बच्चों, अभी आते हैं नोटेशन ऑफ द सेट. सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना. नोटेशंस ऑफ द सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होने वाला है सेट थ्योरी. ठीक है, इसलिए पूरा ध्यान से देखो और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा. नोटेशन ऑफ द सेट में पहला जो पॉइंट है, सेट्स शुड बी always written in capital letters. In capital letters. सेट को आप लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही रिप्रेजेंट करोगे. कौन सा?
लाइक ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल जेड हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, तो इसको हम कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। स्मॉल में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लाइक ए ई ऐसे करके हम रिप्रेजेंट नहीं करते सेट को, ठीक है, यू ऐसा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमेशा कैपिटल लेटर में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एलिमेंट्स must be separated by the commas, कॉमा देके हम सेपरेट करेंगे विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स। सेट थ्योरी में हमेशा याद रखना बच्चों, जो एलिमेंट्स होगा उसको तो हमेशा हम डिफाइन करेंगे और डिफर करेंगे कॉमा देके उसको हम ये करेंगे विद इन द कर्ली ब्रैकेट रखना है आप लोग को। अगर आप लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं दे रहे हो या फिर कॉमा नहीं दे रहे हो तो उसको हम सेट में रिप्रेजेंट नहीं कह सकते, ठीक है ना। लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू a कोमा ई कोमा आई, तो इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए सेट बिकॉज यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, तो पहले हमको कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। तो ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। तो ये जो एलिमेंट्स के अंदर मतलब वो जो सेपरेट होंगे कॉमा में सेपरेट होना चाहिए, विद इन द कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट भी रहेगा, कॉमा भी रहेगा और ये सब रहेगा, ठीक है। और सेट शुड बी रिटन इन द कैपिटल लेटर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। एंड द लास्ट वन इज एलिमेंट्स should not be repeated, should not be repeated, वो रिपीट नहीं होना चाहिए बच्चों। मतलब अगर मैं लिखा यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 1, तो ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 रिपीट कर रहा है, तो 1 रिपीट नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई वी हैव टू ओनली राइट 1 2 3 ओनली। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? So this is the notation of the set. First concept, set should be always written in capital letters बच्चों, हमेशा कैपिटल लेटर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड वन, एलिमेंट मस्ट बी सेपरेटेड बाय द कॉमास, उसको हमेशा कॉमा में हम सेपरेट करेंगे विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट हमेशा देंगे, अगर एक भी कर्ली ब्रैकेट हम नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली वो सेट नहीं कहलाएगा। थर्ड वन क्या है, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, रिपीट नहीं करना चाहिए कोई भी एलिमेंट। लाइक यहाँ पे जैसे 1 रिपीट कर रहा था, 1 यहाँ पे रिपीट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ द सेट। बहुत ही ध्यान से आप लोग इसको लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 ऐसे एक कर्ली ब्रैकेट दिया तो भी ये सेट नहीं होगा, हमको 2 कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा जो से भी करके। अगर हम यहाँ से कॉमा नहीं दे रहे तो भी ये सेट नहीं कहलाएगा, तो इसको पहले हमको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके हम उसको सेट कहलाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन बच्चों? सो दीज आर द नोटेशंस ऑफ द सेट और हाउ टू रिप्रेजेंट a set or description of the set we can say. So these are called the notations where set should be written in capital letter, the elements should be separated by the commas within the curly bracket, and third one is the elements should not be repeated. Is that clear? So pause the video बच्चों और लिख लो थोड़ा अच्छे से, ठीक है ना। फिर हम आगे बच्चों अभी आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट। हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, मतलब एक सेट को हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, एक सेट को हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ठीक है ना, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सो हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट, सो 2 forms are there. One is टेबुलर फॉर्म या फिर हम उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना बच्चों, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और एक क्या होता है बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म होता है जिसमें कि हमको एक सेट को डिस्क्राइब करना रहता है, ठीक है ना। वन इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकेंड वन इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सो जो रोस्टर फॉर्म होता है, दिस इज नथिंग बट आवर दैट सेम कॉन्सेप्ट वेयर we have to write the elements separated by the commas
विद इन द कर्ली ब्रैकेट। जो हमने सीखा अभी, जो मैंने बोला था तुम लोग को नोटेशन वाला, वही वाला कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वी लिस्ट all the elements, we list all the elements separated by commas, separated by commas within the curly brackets। इज दैट क्लियर बच्चों? सो ये होता है हमारा क्या, रोस्टर फॉर्म। जैसे कि मैंने बोला a इक्वल टू 1 2 3 4 5, सो दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। b इक्वल टू मैंने लिखा a e i o u, ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोस्टर फॉर्म। इज दैट वेरी मच क्लियर टू एवरीवन? सो जो नॉर्मली हम जो एक एलिमेंट को हमेशा कॉमा देके लिखते थे, विद इन द कर्ली ब्रैकेट देके लिखते थे, उसको हम रोस्टर फॉर्म ही बोलते थे। सो लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द कॉमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट, एंड ऑब्वियसली नो रिपीटेशन शुड बी अलाउड इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ठीक है बच्चों? And in the set builder form, as the name said is set builder, that means we have to build a set by using some property। ठीक है? We have to make one statement, we have to make one statement by using some properties, by using some properties। प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे which is satisfied by all the elements of the set, which is satisfied by all the elements of a set of the set। मतलब क्या, वो सेट जो गिवन होगा हमारा, उसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो कि हर एक एलिमेंट को हमको उसको हर एक एलिमेंट वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। उसमें हम कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, कोई भी कॉमा नहीं देंगे, कोई भी कर्ली ब्रैकेट तो देंगे वो प्रॉपर्टी को लिखने के लिए, लेकिन बाकी यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। जैसे हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हम एलिमेंट्स डायरेक्टली लिख रहे थे, यहाँ पे लेकिन हम ऐसा एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, हम कुछ एक प्रॉपर्टी को यूज करके ऐसा प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली वो एलिमेंट्स को हमको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हम वहाँ पे रोस्टर में हम एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखते थे, यहाँ पे लेकिन हम एलिमेंट्स डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि हर एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वी कैन से, एंड बिटवीन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है? अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल्स में आते हैं और मैं बताऊंगा तुम लोग को क्लियरली कि कौन सा रोस्टर फॉर्म होता है, कौन सा टेबुलर फॉर्म होता है और कौन सा सेट बिल्डर फॉर्म होता है और कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है? सो बिफोर दैट जस्ट पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखा हुआ है उसको थोड़ा सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लो अपने कॉपी में। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम क्या, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा है आप लोगों के लिए, जिसको कि हम लोगों को एक साइड में मैंने रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का लिखा है, एक साइड में मैंने सेट बिल्डर फॉर्म का लिखा है। तो मैंने क्वेश्चन कुछ लिख दिया है और हम अभी यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रोस्टर फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं। तो एज वी नो दैट रोस्टर फॉर्म में आप लोगों को एलिमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है ना? तो रोस्टर फॉर्म में फिर हमारा ए जो होगा वो बोला है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 लिखना होगा हमको। तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा एंड 10 होगा। तो ये हो गया। तो जो एलिमेंट्स होगा उसको एलिमेंट्स को लिख देंगे, फिर उसको क्या दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट दे देंगे और उसको सेपरेटेड बाय द कॉमा रख देंगे, देन विल गेट आवर आंसर। क्लियर? तो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 10 में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 5 10, उसको कॉमास, कर्ली ब्रैकेट और ये कैपिटल में रहेगा और नो रिपीटेशन इज अलाउड। तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है? सेकंड वाला आप लोग अगर पहले क्या करो ना, पॉज करके आप लोग ट्राई करो करने का, फिर आप लोग सोल्यूशन देखना। ठीक है? बी सेट बोला है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 12, ऑल ऑड नंबर लेस देन 12 मतलब स्टार्टिंग होगा 1 से। ठीक है ना? तो 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11, क्योंकि 12 से कम होना चाहिए।
13 को नहीं ले सकते हम, तो हो गया आप लोगों का ऑड नंबर हो गया, 1 से स्टार्टिंग करके 12 से लेस तक मतलब 11 तक जाएगा. सो एलिमेंट्स को हमने सेपरेटेड बाय द कॉमा विद इन द कर्ली ब्रैकेट एंड नो रिपीटेशन इज अलाउड एंड बी इज रिटन इन कैपिटल लेटर. सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड स्कूल. तो स्कूल में जब बच्चों लिखेंगे हम तो सब लेटर्स को लिखना पड़ेगा हमको. तो पहले क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ओ. लेकिन ओ 2 बार है, लेकिन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो ओ 1 बार ही लिखना पड़ेगा और लास्ट में क्या लिखेंगे, एल. सो दैट विल बी द आंसर. तो सर ओ तो 2 बार है, तो हम एक बार क्यों लिखे, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड हमने नोटेशन में पढ़ा था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट ओनली वंस. सो एस सी एच ओ एल, उसको कॉमा कर्ली ब्रैकेट, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड इट इज इन द कैपिटल लेटर. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड एज रोस्टर फॉर्म. ये होगा क्वेश्चन, वी हैव टू राइट इन द रोस्टर फॉर्म. तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हो. रोस्टर फॉर्म का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों. थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर होता है तो सेट बिल्डर में होता है. तो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को वी हैव टू राइट इन सम प्रॉपर्टी. एक्स का कुछ एक प्रॉपर्टी में लिखना पड़ता है. तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिखेंगे कैसे उसको देखो. ए का तो ए ही रहेगा, कर्ली ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट भी रहेगा. ठीक है ना. उसको लिखते हैं ऐसे एक्स, ये होता है सच दैट, ये होता है सिंबल कौन सा, सच दैट का सिंबल होता है. ठीक है ना. सच दैट हम ऐसा एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो कि ये वाला एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. मैंने लिखा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. अभी देखो मैंने कुछ भी एलिमेंट्स लिखा है कि यहाँ पे एलिमेंट्स मेरा क्वेश्चन में था, लेकिन मैंने जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मैंने कुछ भी एलिमेंट्स को डिफाइन नहीं किया, लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया. क्या कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए बट लेस देन 6 होना चाहिए. तो अगर हम नेचुरल नंबर ढूंढेंगे और लेस देन 6 तो क्या क्या मिलेगा, पहले मुझे 1 मिलेगा, फिर मुझे 2 मिलेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि 6 तो नहीं लेंगे 5 तक लेंगे, तो 1 2 3 4 5. तो मैंने यहाँ पे जो हमने स्टेटमेंट लिखा वो टोटली मेरे एलिमेंट्स को पूरा जस्टिफाई करवा रहा है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर. मींस वी हैव टू बिल्ड अ सेट एंड विदाउट राइटिंग द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स हमको लिखना नहीं है, लेकिन हमने ऐसा एक सेट को डिफाइन कर दिया जो कि हमारा क्वेश्चन को या फिर हमारा सेट को जस्टिफाई करवा रहा है. तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब हमको अगर किसी को भी पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 1 2 3 4 5 एंड दैट विल बी आवर आंसर. क्लियर बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है. बी में देखो, बी देखो पहले तो देखना पड़ेगा कि कौन सा सेट को डिफाइन कर रहा है. यहाँ पे 2 4 8 16, तो ये कौन से फॉर्मेट में है देखो ना, 2 to the power 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 2 का 4. तो हम क्या लिखेंगे, x such that x equal to 2 to the power n. मैंने बोला x such that x equal to 2 to the power n फॉर्मेट में होगा, where n equal to 1 2 3 and 4. हो गया ना, बात खत्म. ध्यान से देखो, मैंने जो जस्टिफिकेशन दिया उसमें मैंने क्या किया, मैंने एलिमेंट्स एक भी नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा कुछ लिख दिया जो कि ये वाला सेट को मुझे जस्टिफाई करवा रहा है. x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 to the power n के फॉर्मेट में है, 2 to the power n के फॉर्मेट में. n क्या है, फिर n को तुम 1 पुट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो. जब हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 to the power 1 मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा. जब हम 2 to the power 2 पुट करेंगे तो मुझे 4 मिल जाएगा. 2 का क्यूब 8 मिल जाएगा, 2 का 4 कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा. सो ऐसा करके हमने ऐसा जस्टिफाई दे दिया, ऐसा एक सेट बिल्ड कर दिया जो कि हमारा गिवन सेट को जस्टिफाई करवा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म. अभी सी वाला आप लोग खुद कर सकते हो. पहले तो देखना पड़ेगा जो एलिमेंट्स किसको जस्टिफाई करवा रहा है. 3 6 9 12, 3 6 9 12 मतलब हम ऐसे लिखेंगे, हमेशा उसको x के फॉर्मेट में लिखना होता है. x सच दैट x इक्वल टू 3n लिख सकते हैं. 3 इंटू मतलब 3 का मल्टीपल्स है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, फिर n इक्वल टू कितना 1 2 3 4. हो गया. अभी देखो मैंने ऐसे जस्टिफिकेशन दे दिया, मैंने सेट को ऐसे बिल्ड कर दिया ताकि वो ये वाला एलिमेंट्स को देगा. जब भी जिसको भी पूछो x इक्वल टू 3n मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जहाँ पे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 होना चाहिए. n 1 पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा, 4 पुट करेंगे तो 12 मिलेगा. सो दीज आर कॉल्ड रोस्टर फॉर्म्स एंड द राइट हैंड साइड्स आर कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. तो बहुत ही अच्छे से मैंने एग्जांपल्स को आप लोगों को जस्टिफाई करवा दिया कि कौन कैसे हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एलिमेंट्स और कॉमा देके लिखते हैं. बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है ना, हमको कुछ भी एलिमेंट्स को लिखना नहीं पड़ता, बस हम ऐसा एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे, हमेशा वो x सच दैट x क्या है उसको जस्टिफाई करवाना पड़ेगा, और ऐसे कुछ एक प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करवाएंगे जो कि हमारा गिवन सेट को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा.
सो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट योर ऑस्ट्रो फॉर्म एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट। तो पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हमने कुछ एग्जांपल्स किया, फिर हमने नोटेशंस के बारे में पढ़ा, क्या क्या नोटेशन होता है, कैसे लिखते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़े। सो दैट्स ऑल आई थिंक फॉर योर सेट थ्योरी कंटेंट नंबर 1, जिसको यूज करके आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, आप लोग को 1.1 का जो एक्सरसाइज है उसको आराम से आप लोग क्या कर सकते हो ना, कर सकते हो, ठीक है ना। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, सो इसको थोड़ा सा पॉज करके आप लोग लिख सकते हो, जो लिखना होगा आप लोग लिख सकते हो। देन और थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है वो मैं बता रहा हूँ। ओके बच्चों, लास्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बाकी हो गया। एक कुछ सिंबल्स होते हैं, एक होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, जो कि होता है ऐसा कुछ सिंबल होता है, ठीक है ना, और एक होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, उसका सिंबल कैसे होता है ना, ऐसे बिलोंग्स टू देखें ऐसे कट कर देंगे, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल, ठीक है ना। तो ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का क्या मतलब है। सपोज मान लो वन सेट इज देयर 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, लाइक मैंने लिखा 1 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स मतलब क्या बच्चों, वो सेट में है या नहीं उसको हमको देखना है। तो जैसे कि लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, और हम क्या लिख सकते हैं 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, हम क्या लिख सकते हैं 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, हम क्या लिख सकते हैं 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। बट क्या हम लिख सकते हैं 6 बिलोंग्स टू ए बोल के, क्या हम लिख सकते हैं 7 बिलोंग्स टू ए बोल के। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमारा सेट में है ही नहीं, तो ये 1 2 3 4 5 था, तो 1 बिलोंग्स टू ए इट इज करेक्ट, 2 बिलोंग्स टू इट इज करेक्ट, 3 बिलोंग्स टू इट इज करेक्ट, 4 बिलोंग्स टू मतलब वो सेट में है, 5 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इट इज ऑल्सो करेक्ट। बट क्या 6 और 7 बिलोंग्स टू ए, तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे 6 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 7 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये जो बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल भी कहीं कहीं पे यूज हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से याद रखें। कहीं पे लिखा होगा x बिलोंग्स टू n, तो n मतलब क्या, x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नेचुरल नंबर सेट को बिलोंग्स कर रहा है। कहीं पे लिखा होगा x बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो आप लोगों को जानना है कि x जो है हमारा रियल नंबर सेट को एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये बिलोंग्स टू का मतलब x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यहाँ पे n अगर होगा तो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, R होगा तो रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा होगा x बिलोंग्स टू z कैपिटल Z, दैट मीन्स हमको समझना है कि x हमारा इंटीजर सेट को बिलोंग्स कर रहा है। सो दीज आर द स्मॉल कॉन्सेप्ट्स जो कि आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। सो दैट्स ऑल बच्चों फॉर टुडे। आई होप कि बहुत ही अच्छा सा क्लास रहा, आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज का क्लास में। तो अच्छे से नोट डाउन कर दो हर एक नोट्स को, क्योंकि हर एक नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग का स्टैंडर्ड 11 मैथ्स के लिए। मैंने बोला जैसे कि सेट थ्योरी का ऐसा कॉन्सेप्ट है हर एक चैप्टर में आप लोग को कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा। तो आप लोग अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जब क्रिटिकल प्रॉब्लम सब आ जाएगा उसमें आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वाला जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ये सबको यूज करके आप लोग एक्सरसाइज 1.1 आराम से कर सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हो। मुझे जितना कॉन्फिडेंट आ रहा है, क्योंकि जितना मैंने दिया आप लोग अगर उसको अच्छे से समझ गए होंगे तो 1.1 अच्छे से आप लोग कर लोगे। और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्टली पर्सनली भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम हो। तो मिलेंगे फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे कि हम लोग एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। सो अच्छे से रहो, खुश रहो। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।